फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर यूएस और ईरान के बीच वॉर हुआ तो इंडियन स्टॉक मार्केट कितना गिर सकता है और क्यों गिर सकता है, इसी को डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, इंटरेस्टिंग वंस, उसको भी आंसर करने जा रहा हूँ। ना कि फॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट करना है आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो कहाँ पे हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन कंट्रीज़ के स्टॉक्स में और किन कंट्रीज़ के ETFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही जब हम स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त, तो हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रहना चाहिए। उसके बाद US और इंडिया ट्रेड डील रिलेटेड भी आप लोग के क्वेरीज हैं, उसको आंसर करूँगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है ना कि भाई अगर कोई US के टेक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या उस तरह के इन्वेस्टर को इंडियन IT कंपनीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। और फिर कल मैंने रीट्स पे डिटेल वीडियो पब्लिश किया था ना, तो वहाँ पे आपने इनविट्स के बारे में पूछा है, तो दोनों में बहुत कुछ सिमिलर ही है। थोड़ा सा इसको भी मैं कवर कर दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो नाउ ईरान और US के बीच अगर प्रॉब्लम होता है, वॉर होता है, तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो देखिए, ये सबसे पहले तो हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल चांसेस है, इनफैक्ट बहुत हाई चांसेस है कि ये हो सकता है। कब हो सकता है? कभी भी हो सकता है। फरवरी में ही हो सकता है मोस्टली, जो अभी चल रहा है। और अगर नहीं हुआ तो शायद मार्च में हो, बट हाँ, फरवरी मार्च अगर होना होगा तो मोस्टली इसी पीरियड में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि US का डिमांड ऐसा है कि मोस्टली ऐसा लगता है कि ईरान उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। एक तो US बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको या तो बंद करो या फिर काफ़ी स्लो डाउन कर दो ना। जो बड़े बड़े मिसाइल्स हैं उनके पास, दूर तक मार करते हैं, उसको रोकने का बात हो रहा है। फिर न्यूक्लियर यूज़, मतलब ईरान बोल रहा है कि भाई मैं न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सिविल यूज़ के लिए तो ऑफकोर्स मैं न्यूक्लियर के लिए जाऊंगा, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स ये सब करूंगा। लेकिन US बोल रहा है कि भाई ये सब में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहेगा ताकि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सको, तो ये प्रॉब्लम होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि ईरान के जो प्रॉक्सीज़ हैं, हिजबुल्ला हो गया, हमास, हुतीज़, इराक में भी उसके कुछ हैं, तो इन सबको सपोर्ट ख़त्म करो, ये भी मुश्किल लग रहा है भाई। उसी तरह से जो हार्डलाइनर्स हैं ईरान में ना, उनका बोलना है कि इज़राइल को मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो इस पे भी शायद थोड़ा स्टैंड पे सॉफ्टनेस लाने को बोला जाए। तो ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है कि ईरान ये सब मानेगा, क्योंकि जो हार्डलाइनर्स वहाँ पे अगर ये सब मान लेंगे तब तो एनी हाउ उनका शासन ही ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। इसी सब के बल पे तो वो टिके हुए हैं। सो लेट्स सी, क्योंकि US का जो नेवल बिल्डअप है ना, बहुत मैसिव है, तो कुछ ना कुछ तो US करके ही जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद अगर US वहाँ से खाली हाथ चला जाता है तो एक तरह से US के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। और इलेक्शंस में तो एनी हाउ हालत ख़राब है डोनाल्ड ट्रंप का, तो ऐसा लगता नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो देखिए, अगर थोड़ा बहुत लिमिटेड स्ट्राइक होता है, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा वॉर होगा तो US को भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अगर छोटा मोटा स्ट्राइक होता है तो नी जर्क रिएक्शन में मे बी 5 to 10%, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। और वो भी गिरेगा फिर तुरंत रिकवर भी कर लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि गिरा ही रहेगा। और अगर फुल स्केल वॉर हो गया ना, कुछ महीनों तक चला, तब तो 15-20% के आसपास भी मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन हमें जानना चाहिए ना, हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों गिरेगा स्टॉक मार्केट ना भाई, वहाँ US ईरान में प्रॉब्लम हो रहा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिर जाएगा। तो दो रीज़न है। एक तो है कि भाई ऑयल सेंसिटिविटी, ठीक है, हम ऑयल 80% खरीदते हैं। दूसरा है FIIs, ठीक है। तो ऑयल पे क्या है कि 80% हम खरीद रहे हैं, तो अगर ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, बात से सिर्फ जो भी हो रहा है मोस्टली चाइना उसका खरीद रहा है, बाहर तो हो नहीं रहा है। लेकिन ईरान का जो लोकेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, तो वहीं से ज़्यादातर जो तेल लाता है, खास जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया ना, वहीं से तेल आता है। तो अगर उसको क्लोज़ कर दिया गया या फिर किसी तरह का डिस्ट्रप्शन आ गया वहाँ पे ना, कि वहाँ से जो तेल लेकर जहाज आ रहा है वो नहीं आ पा रहा है, तब तो क्रूड ऑयल आराम से, जो अभी मैं 70 बोल रहा हूँ ना, वो 100-120 चला जाएगा। तो उस तरह का होगा तो ऑफकोर्स इंडिया का ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा तो इम्पोर्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क हो जाएगा। और उसके बाद FIIs भागेंगे ना, जब भी वर्ल्ड में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जो FIIs हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में बेचते हैं और सेफ हेवन जाएंगे। गोल्ड का प्राइस आप देखेंगे ऊपर चला जाएगा, US ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगेगा, तो ये सब रिस्क होगा। इसीलिए अगर होता है
तो बिल्कुल गिरेगा, लेकिन अगर छोटा मोटा होता है नी जर्क रिएक्शन होगा, मोस्टली फिर रिकवर कर जाएगा। उसको हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है ओवरऑल पहले के मुकाबले इंप्रूव कर रहा है, आने वाले महीनों में और इंप्रूव करेगा, तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी एक अच्छा मान सकते हैं। इसीलिए अगर किसी को लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इन्वेस्टेड। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर में, तो मे बी 10 to 15% के आसपास का कैश रखा जा सकता है, ताकि गिरे तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखें ना कि ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहें। ऐसा नहीं कि किसी को लग रहा है होगा तो पूरा का पूरा पैसा रख लिया इस इंतज़ार में कि होगा, नहीं हुआ तो फिर मार्केट लगातार ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर आइडियली हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए हमेशा ही। लेकिन हाँ, अगर कुछ लग रहा है आपको उस तरह का तो थोड़ा बहुत रखा जा सकता है, ताकि अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो अच्छे रेट पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि टैक्टिकल प्ले है। अब यहाँ पे रीट्स का कल वीडियो मैंने दिया था ना इनविट के बारे में, तो देखिए मोस्टली दोनों एक जैसा है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जो रीट्स जो बताया वही चीज़ इनविट्स में भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जो रीट्स होगा ना वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, जबकि जो इनविट है ना, इनविट का मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। रीट्स है रियल एस्टेट का ट्रस्ट है, ठीक है, रियल एस्टेट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। इनविट्स हो गया जैसे टोल रोड ना, जैसे आप रोड पे कहीं कहीं टोल टैक्स लगता है, वो अर्निंग हो गया। पावर ग्रिड्स हो गया, टेलीकॉम टावर्स हो गया, पाइपलाइंस हो गया, गैस पाइपलाइंस, तो ये सब आता है इनविट्स में। तो इससे जो अर्निंग होगा ना वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज अ डिविडेंड। तो दोनों लगभग एक जैसा है, बट हाँ दोनों में ये मेजर डिफरेंस है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। सो नाउ यूएस टेक स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट है तो इंडियन टेक स्टॉक्स में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए हमेशा ध्यान में रखें ना कि दोनों जो स्टॉक्स हैं यूएस और इंडिया में, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जो यूएस के ज़्यादातर स्टॉक्स हैं वो क्या है, तो उसको आप बोलेंगे इनोवेटर्स और इनेबलर्स, ठीक है। वो सब कुछ इनोवेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ना, LLMs बना रहे हैं। LLM का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ना, AI मॉडल होता है, मतलब कि आपने कुछ भी इनपुट दिया ना उसको वो समझकर सही से जवाब दे देगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ये वो कर रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, एडवांस चिप बना रहे हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, तो ये सब बहुत बिलियंस ऑफ US$ खर्च करके वो बना रहे हैं। लेकिन जब ये बनेगा तो उसका यूज़ भी होगा, ठीक है ना। जैसे बन गया तो अब हो गया कि भाई हेल्थ केयर में उसका यूज़ करना है, ट्रैवल में यूज़ करना है, बैंकिंग में यूज़ करना है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ करना है, इंश्योरेंस कंपनीज़ में यूज़ करना है। अब जो कंपनी में यूज़ होगा वो इंडियन कंपनीज करेंगी, ठीक है। तो जो इनिशियल फेज़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इनोवेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि भाई पहले तो सही से बन तो जाए तब तो यूज़ होगा। तो शुरू में ये बात बिल्कुल सही है कि यूएस की कंपनीज़ को उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब वो थोड़ा बन जाएगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगेगा, तो उस समय इंडियन कंपनीज पिक्चर में आएंगी, क्योंकि वहाँ पे ये लोग उसको कस्टमाइज़ करके अलग अलग सेक्टर या कंपनी वाइज उसको यूज़ में लाने में मदद करेंगी, ठीक है। तो दोनों का इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि इंडियन कंपनीज वेस्ट हैं, लेकिन हाँ इंडिया में वो ऐसी कंपनी को ढूंढना होगा जिसका सही में कुछ रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आए। ज़्यादातर कंपनीज का तो कुछ है ही नहीं और नियर फ्यूचर में लग भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि भाई कुछ आए वहाँ पे, क्योंकि इसी पे ना स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव, लेकिन हाँ यहाँ भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। इंडिया के भी थोड़ा बहुत अगर एक्सपोजर IT कंपनीज में लिया जाए तो बुरा नहीं। आने वाले समय में मोस्टली अगर स्टॉक कंपनी अच्छी है तो वहाँ भी परफॉर्मेंस आएगा। तो आंसर यही है कि हाँ दोनों जगह किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ दोनों में ज़्यादा एक्सपोजर ऑफकोर्स जो बड़ी बड़ी मैग्निफिसेंट 7 टाइप कंपनीज़ है ना, वहाँ पे एक्सपोजर, सिर्फ IT की बात मैं बोल रहा हूँ टेक की, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर होना चाहिए और थोड़ा सा एक्सपोजर इंडियन IT कंपनीज़ में भी किया जा सकता है। ना स्टॉक्स का सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा थॉट प्रोसेस आप लोग को बताता हूँ, ताकि सोचने में आपको मदद मिले कि भाई स्टॉक जब सेलेक्ट करते हैं तो किस तरह का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जैसे अभी देखिए क्या हो रहा है ना कि पिछले साल समर देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं था। इस साल लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि विंटर भी देखे ना इस बार ज़्यादा था, तो लग रहा है कि समर शायद थोड़ा ज़्यादा होगा। और एनी हो आने वाला है, ज़्यादा हो कम है, जो भी आने वाला है। तो इस समय क्या होता है, जो AC कंपनीज़ है ना उनका जो डिमांड है ACs का बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तो भाई नो ब्रेनर है कि सही बात है, AC कंपनीज़ का डिमांड बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो थोड़ा स्टॉक प्राइस में वहाँ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, टैक्टिकल प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे है कि भाई AC कंपनी में किस तरह की AC कंपनीज, तो एक तो हुआ कि रिटेल, मतलब हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है कॉमर्शियल यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को AC कंपनी खरीदना है तो आइडियली उस तरह की कंपनी को खरीदना चाहिए जो कि सिर्फ रिटेल में ना हो, कॉमर्शियल में भी अच्छा खासा एक्सपोजर हो। लेकिन कॉमर्शियल का जब आप बात करोगे ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो
उस तरह की एसी सिस्टम को खरीदेंगी। अब जैसे डेटा सेंटर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी से, आने वाले समय में और बढ़ेगा, तो डेटा सेंटर में कूलिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, खासकर इंडिया में तो कूलिंग आपको और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इस तरह की जो एसी कंपनीज़ हैं उनका डिमांड बहुत होगा, ठीक है। तो ये एक थॉट प्रोसेस हो गया कि भाई गर्मी आ रहा है तो एसी कंपनी, वहाँ पे भी रिटेल हो गया, कॉमर्शियल हो गया। कॉमर्शियल भी हो तो अच्छा है, सिर्फ रिटेल ना हो, क्योंकि कॉमर्शियल में ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ ना, इंडिया में बहुत सारा FDI हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे फैक्ट्री लगा रही हैं या ऑफिस खोल रही हैं। उसी तरह से डेटा सेंटर बहुत आ रहा है, आने वाले समय में और होगा। ये थॉट प्रोसेस होता है। उसी तरह से एक थॉट प्रोसेस क्या है कि भाई इंटरेस्ट रेट इंडिया में बहुत कम है, इस साल भी कम ही रहेगा, अगले साल भी उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज़ हो गई ना, लाइक बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनका जो क्रेडिट ग्रोथ है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे NPAs इन लोगों की ऑलरेडी बहुत कम है, तो बहुत एग्रेसिवली ये लोग क्रेडिट दे सकते हैं। तो जितना ज़्यादा क्रेडिट देंगे उतना ज़्यादा इनका बिजनेस बढ़ेगा, तो उनका जो स्टॉक प्राइस है इसके कारण ऊपर जाएगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। उसी तरह से रीट्स, क्योंकि ये भी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है ना, तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये लोन लेंगे सस्ते रेट पे और उससे ना प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उस पर कुछ बनाएंगे और उसको रेंट पे देंगे, ठीक। तो रीट्स के लिए भी लोअर इंटरेस्ट रेट बहुत पॉजिटिव होता है। उसी तरह से कंजम्पशन पिकअप हो रहा है कि भाई GST कट हो गया, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो इस सब के कारण पहले था कि ना कि रूरल का थोड़ा पिकअप पकड़ चुका था, अर्बन के तरफ से प्रॉब्लम था। अब है कि रूरल के साथ अर्बन पिकअप भी ऑलरेडी हो चुका है, कंजम्पशन वहाँ भी आपको देखने में मिल रहा है कि भाई पिकअप अच्छा खासा हो रहा है, आने वाले समय में और इम्प्रूव होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑटो कंपनीज़ ना, उनका देख रहे हैं स्टॉक प्राइस तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा है, स्टॉक प्राइस वो इसलिए ऊपर जा रहा है स्टॉक प्राइस क्योंकि उनका सेल्स भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। उसी तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज़ का भी आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब है और आने वाले समय में आप देखेंगे FMCG का भी इंप्रूव होगा, परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिख रहा है लेकिन और ज़्यादा इंप्रूव होगा क्योंकि यहाँ पर रूरल और अर्बन दोनों तरफ से कंजम्पशन में पिकअप देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, बजट में तो आपने देखा। तो इसके कारण जो कैपिटल गुड्स की कंपनीज हैं उनको ही फायदा होगा, ठीक है। और हॉस्पिटल रिलेटेड आप लोग का क्वेरी है, देखिए हॉस्पिटल तो एवरग्रीन है, तो अगर हॉस्पिटल का अगर कोई अच्छे क्वालिटी का स्टॉक मिलता है तो वो एवरग्रीन है, वहाँ तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, उनका तो डिमांड हमेशा ही हाई रहता है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ना, स्टॉक्स, ETFs। तो देखिए अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो फॉरेन कंपनीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट ना करें, फॉरेन कंट्रीज़ के स्टॉक्स में या ETFs में, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत हाई हैं। लेकिन अगर किसी को नॉलेज है तो बिल्कुल फॉरेन में भी एक्सपोजर लिया जा सकता है, ठीक है, उससे फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ETF के लिए जाए, डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए बिल्कुल ना जाए। लाइक US, ठीक है, US में ETF है ना, S&P 500 का ETF या फिर नास्डैक का ETF, वो बेस्ट है भाई, उसके थ्रू एक्सपोजर ले लीजिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को US मार्केट्स का भी अच्छा आइडिया है तो बिल्कुल US के स्टॉक्स में भी एक्सपोजर लिया जा सकता है, डायरेक्टली वहाँ पे 3, 4, 5 स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरी कंट्रीज़ का बात बोलते हैं, लाइक जापान हो गया, चाइना हो गया, अगर कोई एक्सपोजर लेना चाहता है तब वहाँ पे ETF ही बेस्ट है ना। लेकिन हाँ, जब आप ताइवान और साउथ कोरिया का बात करते हैं ना, तो वहाँ पे अगर ETF भी जाएंगे ना तो 2-3 स्टॉक्स का ही पूरा एक्सपोजर ले रहता है। तो अगर कोई ऐसा स्टॉक, ताइवान का ऐसा स्टॉक है जो कि US में उसका ADR अवेलेबल है, ADR की मैं बात बोल रहा हूँ, तो उसमें एक्सपोजर लिया जा सकता है। उसी तरह से साउथ कोरिया अगर ADR अवेलेबल है उन स्टॉक्स का, ADR में इन्वेस्टमेंट करें और न तो ETF में इन्वेस्टमेंट करें। बट अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए पास्ट परफॉर्मेंस के चक्कर में ना जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में आएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना इन कंट्रीज़ में, तो आपको आइडिया होना चाहिए। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम में होगा। अब ट्रेड रिलेटेड, एक ट्रेड डील रिलेटेड क्वेरी आया था ना, किसी ने लिखा कि पहले तो इंडिया पे टैरिफ सिर्फ 3-4% लगा करता था, अब 18% हो गया है। देखिए इस बात को आप समझें ना कि जैसे मान लीजिए कहीं आपने कोई एडवर्टीज़मेंट देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे कोई सामान बिक रहा है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ समझाने के लिए। आप वहाँ गए, पूछा कि भाई कितने में मिल रहा है ये सामान, बहुत डिस्काउंट दे रहे हो, तो बोला, उसने मान लीजिए बोला 50,000 का है। तो अब अरे यार 50,000, 2-3 साल पहले मैं आया था तो यही सामान मुझे 30-40,000 में मिल रहा था, तुम इतना डिस्काउंट देने के बाद भी 50,000 में दे रहे हो। तो उसने बोला कि सर देखिए, अगर आप 6 महीना पहले आते हैं ना तो इस सामान का कीमत 70-80,000 था, ठीक है। तो ये
उस समय क्या हुआ था कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऊपर चला गया था, या फिर कुछ सप्लाई में प्रॉब्लम हो गया था, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया था तो प्राइस बहुत बढ़ गया था। अब है कि डिस्काउंट देने के बाद प्राइस बहुत कम हुआ है तो आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। वही चीज़ है ट्रेड डील। देखिए 3-4% नहीं देखें आप, देखें 50%। वो 3-4% पहले था, उसको भूल जाइए। अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये 50% का टैरिफ लगा हुआ था, 50-18 हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझें। चाइना पे 35% का लगा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है ना कि दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले हम कॉम्पिटिटिव हैं कि नहीं, ताकि हम यूएस में अपना सामान बेच सकें, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा मार्केट है। इसको ऐसे देखें। देखिए स्ट्रेट वे अगर देखेंगे ना, बोलेंगे ख़राब है, अच्छा तो ख़राब है ना भाई। पूरे मैंने तो पहले ही बोला कि जो यूएस के साथ जो भी ट्रेड डील हो रहा है, इंडिया का ही सिर्फ नहीं, पूरे दुनिया का जो भी ट्रेड डील हो रहा है गलत हो रहा है ना। अच्छा तो है नहीं कि भाई हम चार्ज नहीं करेंगे, वो सिर्फ चार्ज करेंगे, तो गलत तो है ही है। लेकिन गलत है ये, सही है, लेकिन करना चाहिए कि नहीं, अगर ये पूछा जाए तो बिल्कुल करना चाहिए भाई। यूएस बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। और सिर्फ ये ट्रेड डील नहीं, यूएस से और भी बहुत सारा फ़ायदा हम उठा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो चाइना इतना प्रॉब्लम है, 35% है, फिर भी डील कर रहा है, ठीक है। चाइना जैसा कंट्री इंडिया तो अभी भी उसके मुकाबले बहुत छोटा प्लेयर है ना। यूरोपियन यूनियन डील कर रहा है, यूके डील कर रहा है, पूरा दुनिया डील कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि रिलेटिवली हम कहाँ हैं। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर आप देखें तो हमारा बेस्ट रेट है, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था वो भी क्लैरिटी मिल रहा है, लाइक $500 बिलियन US। तो पहले था कि नहीं करना ही है, अब वहाँ पे क्लैरिटी आया, उन लोगों ने थोड़ा चेंजेस लाया यूएस ने, ठीक है। क्लैरिटी आया कि नहीं भाई ज़रूरी नहीं है, बाई फोर्स नहीं करना है। हाँ इंडिया ने बोला है कि ऐसा करेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस हमें बढ़ाना है। और उसमें देखिए ऐसा नहीं कि सरकार $500 बिलियन वहाँ प्राइवेट सेक्टर तो बहुत खरीद लेगा ना। हम जहाजी $100 बिलियन कहाँ से खरीद लेंगे, पूरा तो वहीं से आता है ज़्यादातर, ठीक है। और बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट है, और बहुत सारा AI का ज़माना है, सेमीकंडक्टर का ज़माना है, तो ठीक ठाक हम खरीद लेंगे। और देखिए हमेशा ध्यान में रखें ना कि जब भी आप किसी भी कंट्री के साथ कोई डील कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ही को सारा बेनिफिट मिलेगा, उस कंट्री को कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का हालात ख़राब है ना अभी, उनको भी कुछ दिखाना है यूएस में ताकि बेचारे को कुछ वोट्स मिले, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें तो अच्छा खराब बिल्कुल खराब है भाई, उसे पूछेंगे, लेकिन करना जरूरी था, ठीक है। इसको इस तरह से देखें तो अब देख रहे हैं ना फ़र्क स्टॉक मार्केट में ही आपको दिख रहा है। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई रिटर्न्स नहीं, अचानक स्टॉक मार्केट आपको अच्छा लगने लगा, इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। FIIs आने लगे, सबसे बड़ी बात FIIs पिछले कुछ दिनों का जाके देखे डेटा ना, लगातार FIIs आ रहे हैं, और FDI इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। तो ये सब बेनिफिट है। सो ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए तो ये जो भी ट्रेड डील्स हो रहा है ना, यूएस हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, या और भी बहुत सारा ट्रेड डील हमने किया है, इसका आने वाले सालों में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। और इंडियन इकोनॉमी का जो हालात है ना, ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, क्योंकि चाइना +1 सही में अब हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, यूरोप की तरफ से भी मिलेगा और यूएस से भी मिलेगा, क्योंकि चाइना पे वो लोग अपना डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। और इंडिया में लेबर फोर्स इतना ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी है, सबका बेनिफिट है। तो आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। इसीलिए जब भी यहाँ से स्टॉक मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिरता है तो मेरे लिए तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और वर्ल्ड में अगर होता है ना कि भाई कहाँ ज़्यादा एक्सपोजर लें, रिलेटिवली मिक्सअप तो करना चाहिए, बाहर भी करना चाहिए, लेकिन जो अगर बड़ा एक्सपोजर है तो हमेशा ही हमें इंडियन मार्केट्स में ही, मुझे तो यही लगता है कि मैं हमेशा ही इंडियन मार्केट्स में ही सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रखूँगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।